स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं लिखा है विराम चिन्ह। तो हिंदी में विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग किस आधार पर किया जाता है, क्योंकि यदि वाक्य को स्पष्ट और सार्थक बनाना है तो विराम चिन्हों का प्रयोग हमें आना चाहिए ही, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और फिर हिंदी की जो लिखित भाषा है वो अपने अस्तित्व को ही खो देगी। तो हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? प्रमुख विराम चिन्ह, गौड़ विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, एक एक करके इसको देखेंगे और फिर उनका प्रयोग कैसे होता है इस पर हम भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम चिन्हों को तो जान जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग कैसे होता है इस पर भी बात किया जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं वो चिन्ह कौन से हैं और फिर हम बात करेंगे कि उनका प्रयोग कैसे होता है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू किया जाए। तो जैसे पहले हम ये बात कर लें कि विराम चिन्ह है क्या, अर्थात विराम चिन्ह कहते किसे हैं। तो देखिए लिखा गया है कि यदि पहले विराम का क्या मतलब है, तो विराम का मतलब सामान्यतः जो अर्थ होता है कि रुकना या ठहराव। आप चल रहे हैं और कुछ समय के लिए रुक जाएं तो वो विराम कहलाएगा। ऐसे ही हिंदी में भी यदि कोई वाक्य लिखा गया है और उसके आगे कोई सिंबल या चिन्ह लगा दिया जाएगा तो उसका मतलब है कि अब हमको कुछ ठहराव लेना है। तो जो विराम का सामान्यतः अर्थ होता है वो रुकना या ठहरना होता है। अब इसका प्रयोग कहां होगा? जब हम अपनी भाषा को या वाणी को जब लिखित स्वरूप प्रदान करते हैं तो उसमें ठहराव को दिखाने के लिए कहां रुकना है इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि हर जगह एक ही प्रकार के चिन्ह नहीं प्रयोग किए जाते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर कुछ विशेष विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हमको करना होता है। और जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात यदि हम लिखित भाषा में जाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हमको ठहराव की जरूरत होती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हमको रुकना होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक हमारे भाषा में, लिखित भाषा में ठहराव नहीं होगा तब तक उसका अर्थ ही नहीं स्पष्ट हो पाएगा। तो उस ठहराव को दिखाने के लिए, भाषा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना होता है और जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं उसी को हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब इन चिन्हों का प्रयोग कहां होता है? जैसे एक वाक्य लिखा गया है तो इन चिन्हों का प्रयोग हम कहां करेंगे? तो जो विराम चिन्ह हैं इनका प्रयोग वाक्य के अंत में भी होता है और वाक्य के बीच में भी होता है। बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो वाक्य के बीच में भी आपको प्रयोग करने होते हैं, प्रयोग होता है, और बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। तो इनका स्थान दोनों जगहों पर हो सकता है, वाक्य के बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। ठीक है ना? तो प्रयोग कहां कहां होगा? अब बात कर ले, ये तो एक सामान्य सा डिफिनेशन हो गया,
या डिफिनेशन क्या कह सकते हैं, अपने आधार पर कह सकते हैं क्या विराम चिन्ह होते हैं और प्रयोग कहाँ होता है। अब हिंदी में जो प्रमुख विराम चिन्ह जो सामान्यतः लगभग लगभग प्रयोग किए जाते हैं जब हमें भाषा को लिखना होता है, तो वो कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, इस पर थोड़ा सा बात किया जाए तो देखा जाए। अच्छा, इसके पहले कैसे कैसे प्रयोग होते हैं और यदि उनका प्रयोग उचित ढंग से ना किया जाए, जैसे चिन्हों का यदि प्रयोग उचित ढंग से ना किया जाए तो कैसे अर्थ अस्पष्ट नहीं हो पाता है और प्रयोग होने से अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। एक उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, जैसे यहाँ ये पहला जो उदाहरण लिखा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसमें देखिए कोई वाक्य के बीच में कोई विराम चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है, क्रियाएं दो लगी हुई हैं लेकिन कोई विराम चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। अब यदि दूसरे एग्जाम्पल पर बात किया जाए तो यहां है रोको मत जाने दो, रोको के बाद में विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया, और तीसरे वाक्य में है रोको मत जाने दो, यहां विराम चिन्ह मत के साथ प्रयोग हुआ है, यहां रोको के साथ प्रयोग हुआ है, और पहले वाक्य में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि तीनों वाक्य को ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे कि तीनों वाक्यों में सेम शब्द यूज किए गए हैं, अर्थात सभी वाक्यों में जो शब्द हैं वो एकदम जैसे एक जैसे प्रयोग किए गए हैं, लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग ना होने से ये जो पहला वाक्य है इसका अर्थ बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो इसका अर्थ है, पहले वाक्य का जो अर्थ है ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या कह रहा है, वाक्य में बहुत स्पष्ट नहीं है, वाक्य में क्या कहा जा रहा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब वही वाक्य विराम चिन्हों के साथ लिख दिया गया, जैसे यहां इसमें आप देखिए, रोको कुछ आपको ठहरना है, मत जाने दो, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि रोक लीजिए, जाने मत दीजिए, रोकना है जाने नहीं देना, रोको मत जाने दो मतलब जाने नहीं देना है, यह अर्थ स्पष्ट हो गया। तीसरे में देखो, हम विराम चिन्ह को का स्थान बदल दिए, अब स्थान बदल दिए तो क्या कह रहा है, रोको मत मतलब रोकना नहीं है, जाने देना है, स्थान बदल गए चिन्ह के तो अर्थ बदल गया। दूसरे में देखिए, दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो मतलब रोकना है, जाने नहीं देना है, इसका यह मतलब हुआ। और तीसरे वाक्य में क्या लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो मतलब रोकना नहीं है, जाने देना है, शब्द वही है, चिन्ह का स्थान बदल गया, इसलिए वाक्य का अर्थ बदल गया। ये दोनों जो वाक्य, पहला और दूसरा जो वाक्य है, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने लगे। एक में रोकने की बात कर रहा है, जाने नहीं देने की बात कर रहा है, और दूसरे में नहीं रोकने की बात कर रहा है, जाने देने की बात कर रहा है। तो ये विराम चिन्ह का उपयोग हो जाने से अर्थ बदल जाया करते हैं, बेशक वाक्यों में समान शब्द ही यूज किए गए हों, लेकिन विराम चिन्ह जब लग जाता है तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो ये देखिए विराम चिन्ह का खेल होता है, विराम चिन्ह का कमाल होता है। तो कौन कौन से हैं और उनका उचित उपयोग भी आना चाहिए, कैसे कैसे उनका हम जो है प्रयोग कर रहे हैं और कहां कहां कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि हाँ, विराम चिन्ह का उपयोग कैसे होता है और इनकी इंपॉर्टेंसी क्या होती है। अब कौन कौन से प्रमुख विराम चिन्ह हैं, थोड़ा सा इस पर बात किया जाए। तो देखिए, एक यहाँ लिखा हुआ है प्रमुख विराम चिन्ह, जो हिंदी में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले तो जैसे कुछ एग्जाम में तो केवल यही पूछ लिया जाता है कि चिन्ह दे दिया गया और उसका नाम पूछ लिया गया कि इसको कहा क्या जाता है, या हो सकता है किसी किसी एग्जाम में नाम दे दिया जाए, उसका चिन्ह पूछ लिया जाता है। तो हमने दोनों लिख रखा है। जैसे पहला जो
चिन्ह है वो पूर्ण विराम। बहुतायत मात्रा में प्रयोग होता है पूरी तरीके से रुक जाना, पूर्ण विराम। अच्छा, इसका अनुप्रयोग कैसे होगा हम आगे बात करेंगे, पहले चिन्हों को एक एक करके देख लेते हैं कि इनका चिन्ह और इनका नाम क्या है। तो पहला चिन्ह आपका हो गया पूर्ण विराम। उसके बाद में जो अगला चिन्ह आपका है, अब देखिएगा, अगला चिन्ह है पूर्ण विराम के बाद अर्ध विराम। अच्छा, एक अल्प विराम भी होता है, वो लिखा गया है, ठीक है ना। तो पूर्ण विराम थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन के लिए रुकना है, अर्ध विराम पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए आपको रुकना है, अल्प विराम जिसको कॉलम कॉमा कहा जाता है, अल्प विराम और थोड़ा सा कम समय के लिए रुकना है। तो उसका चिन्ह इस तरीके से होगा, अर्ध विराम का ऊपर एक बिंदी और नीचे अल्प विराम वाला चिन्ह लगा दीजिए। पूर्ण विराम का एक डंडी वाक्य के अंत में खींच दी जाती है। तो ये हो गया पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। प्रश्नवाचक का चिन्ह जब कहीं क्वेश्चन वगैरह करने की बात होती है तो वहां क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक की बात की जाती है। विस्मयाद बोधक चिन्ह पूर्ण विराम का एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदी, पूर्ण विराम का एक लाइन खींच दीजिए और उसके नीचे एक बिंदी लगा दीजिए। अब ये विस्मयाद बोधक प्रयोग कहां कहां होता है, तो सामान्यतः जैसे लिखा है विस्मय, आश्चर्य है, हर्ष है, प्रसन्नता है, दुख है इत्यादि विषय यदि कहीं वाक्य में आते हैं तो सामान्यतः जो है विस्मयाद बोधक का प्रयोग होता है। संबोधन में भी इसका प्रयोग, सिंबल ऐसे ही होगा तो संबोधन में भी इसका प्रयोग हो जाता है। उसके बाद में आगे बात करें और कौन से हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब जिसको हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं, तो किसी भी बात को हाईलाइट करने के लिए, कोई वाक्य का कोई एक हिस्सा है उसको हाईलाइट करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये दो तरीके से, जैसे एक यहां दोहरा उद्धरण है और यहां एक एकल उद्धरण है, मतलब यदि अंग्रेजी में बात कर लें तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा। अच्छा, अब इस पर बहुत अच्छा जो है आगे हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सामान्यतः हमारे समझ में नहीं आता है कि कहां और किस प्रकार के वाक्य में हम डबल इन्वर्टेड कामा यूज करेंगे और कहां हम सिंगल इन्वर्टेड कामा यूज करेंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी लेखन शैली है, क्योंकि देखिए हिंदी की जो लेखन शैली है उसकी शुद्धता केवल और केवल वर्तनी पर ही नहीं निर्भर करती है, शुद्धता उसकी इस पर भी निर्भर करती है कि विराम चिन्हों का उचित ढंग से प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये उद्धरण चिन्ह है और कैसे इनका जो है अनुप्रयोग होगा वो आगे हम बात करेंगे। योजक चिन्ह, जब दो वाक्यों को कहीं आपस में जोड़ने की बात की जाती है, योजक का मतलब ही होता है जोड़ना, तो योजक चिन्ह एक छोटा सा लाइन खींचते हैं। उसके बाद में निर्देशक या अंग्रेजी में इसको डैश कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह और डैश में दोनों में लाइनें खींची जाती हैं, दोनों में लाइनें खींची जाती हैं। लेकिन अब जैसे मान लिया जाए जब हम दर्शाते हैं माता पिता, माता पिता, तो ये छोटी लाइन ये है योजक। लेकिन जब हम निर्देशक, जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा रमेश ने कहा, तो जब कहा अब आगे हम ये लंबा चिन्ह जो है लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा निर्देशक और ये हो जाएगा योजक। अब कहां पर प्रयोग होता है आगे हम बात करते ही है। उसके बाद में कोष्ठक। कोष्ठक एक बड़ा कोष्ठक होता है और एक छोटा कोष्ठक होता है। जैसे कोई बात लिखी गई है
उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए उसके अर्थ को हम बीच में लिख देते हैं और उसको कोष्ठक में कर देते हैं। अगला जो चिन्ह है वो हंस पद है या त्रुटि बोधक। कभी कभी लिखते समय क्या होता है कि कोई शब्द हम भूल गए या हमसे कोई शब्द छूट गया, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के जहां उस शब्द को लिखा जाना था उस के स्थान पर ये चिन्ह लगा देते हैं और उसके लाइन के ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं। तो ये जहां चिन्ह लगा माना जाएगा वो शब्द आगे पीछे दाहिने बाएं इधर उधर लिख भी जाता है, फिर भी वो पढ़ने वाला उस भाव को समझ जाता है कि ये शब्द कहाँ लिखा जाएगा या इस शब्द का उच्चारण कहाँ हमको करना है या इसका मतलब क्या होता है। तो ये हंस पद होता है, त्रुटि बोधक होता है, कहीं छूट जाने पर ऐसा होता है। रेखांकन क्या होता है, जैसे कोई बात हमने लिखा, उस बात पर सामने वाले या जो पाठक है पढ़ने वाला होगा उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित हो, तो हम क्या कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर वाक्य के उस हिस्से के नीचे हम लाइन खींच देते हैं, वो लंबी लाइन खींच देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखांकन चिन्ह कहते हैं। इसी वजह से देखा, निर्देशक को हमने बीच में लिखा है और रेखांकन को थोड़ा सा नीचे लिखा है, और जब हम अपनी बात को या किसी का ध्यान उस पर, उस पर्टिकुलर वाक्य के उस हिस्से को ऊपर आकर्षित करने के लिए कि उसका ध्यान उस पर पड़े, तो फिर उस हिस्से पर, वाक्य के उस हिस्से के नीचे जो है हम क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, रेखांकन, इसको हम अंडरलाइन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह का मतलब जब हम किसी शब्द को पूरी तरीके से हम नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी शब्द को हम ये पूरी तरीके से नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम करते क्या हैं कि कुछ शब्द के कुछ हिस्से को लिख देते हैं या वाक्य में कुछ शब्द लिख देते हैं और उसके बाद में उसके आगे हम ऐसे एक जीरो का चिन्ह, जैसे मान लिया जाए हमने यहां लिख दिया, एक उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं, जैसे हमने यहां लिख दिया का और यहां पा लिख दिया और छोटा ऊ लिख दिया, तो अब इसका ये मतलब है हमने यहां लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। लाघव चिन्ह का मतलब, अब इसका अर्थ कृपया पन्ना उलटिए, अर्थ समझ में आ जाता है। तो शब्द को पूरा ना लिख करके शब्द के एक अक्षर को लिख देते हैं या दो अक्षर लिखने के बाद उसके आगे शून्य टाइप का एक हम सिंबल बना देते हैं, तो वो उस शब्द को पूरा समझ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका लाघव चिन्ह। और एक लिखा हुआ है लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश को लिखना हो, बाकी छोड़ देना हो, जैसे कोई वाक्य है उसके कुछ अंश को लिखना हो और बाकी छोड़ देना हो, तो अब इसका प्रयोग कैसे होगा ये उदाहरण के द्वारा हम आगे समझेंगे। तो फिर वहां क्या होता है, वाक्य के कुछ अंश को लिखे और उसके बाद में डॉट 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 की साइन हम ऐसे लिखते चले गए, तो वो मान लिया जाता है लोप चिन्ह। तो ये इतने 13 जो चिन्ह होते हैं ये हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह माने जाते हैं। इन 13 चिन्हों को प्रमुख, हाँ और कुछ प्रयोग होते हैं, लेकिन इन 13 चिन्हों को प्रमुख विराम चिन्ह की श्रेणी में रखा जाता है। और कैसे कुछ चिन्ह, जैसे मान लिया जाए अपूर्ण विराम या उप विराम, तो हम दो बिंदु ऊपर नीचे समांतर रूप में रख देते हैं, एक ऊपर उसके जस्ट नीचे, तो ये उप विराम। अब 4 प्रकार के हो गए यदि इसको शामिल किया जाए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और उप विराम या अपूर्ण विराम। ठीक है ना। पुनरुक्त सूचक, पुनरुक्ति सूचक का मतलब वाक्य की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम इस प्रकार के चिन्हों, अच्छा देखो ये भी लगा हुआ है, जैसे आपको उदाहरण चिन्ह जैसे इन्वर्टेड कामा जैसे, लेकिन इन्वर्टेड कामा में और पुनरुक्त सूचक में या उदाहरण चिन्ह में और पुनरुक्त सूचक में अंतर है। उसमें इस तरीके से मुंह होते हैं और यहां जो है ये ऐसे ही है, दोनों का मुंह एक ही दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का मुंह एक ही दिशा में है
और यहाँ एक के दूसरे अपोजिट हैं, यहाँ ऐसे मान लिया जाए हम ऐसे लिखें, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक ही दिशा की ओर दोनों का मुंह है, तो ये होगा आपका पुनरुक्त सूचक और ये आपका जो है ये उद्धरण चिन्ह है, ठीक है ना। तो इसका भी प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह बहुत अब कम प्रयोग होता है क्योंकि डैश के साथ हम काम चला लेते हैं, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग थोड़ा सा कम होता है। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक के लिए कई प्रकार से सिंबल हम बना देते हैं। जैसे मान लिया जाए जब कुछ हम लिखने के बाद जब हमारा समापन हो जाता है, मतलब हम लिख कर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब कैसे ये पता चले, हो सकता है कि अगले पेज में भी कुछ लिखी चीजें हो, तो हमें ये कंफर्म नहीं होता है। हम इससे बचने के लिए कंफर्म हो जाए चीजें कि हाँ अब यही लिखने जो लेखन है वही यही अंत हो रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या किया, जैसे हमने यहाँ पूरा लिखा, यहाँ लिखने के बाद अब इसके नीचे यदि हम इस टाइप का कोई सिंबल बना दें, इस टाइप का जैसे है, या 3 बिंदी डॉट ऐसे कर दें, या बॉक्स बना दें, या स्टार का सिंबल बना दें, तो अब ये जो पढ़ने वाला है वो ये समझ जाएगा कि चीजें अब आगे नहीं लिखी गई हैं, अब यहाँ समाप्त हो रहा है। अब उसको ये नहीं आभास होगा कि अगले पेज पर भी कुछ हो सकता है लिखा हो, तो ये होता है समाप्ति सूचक। तो ये हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हुए। अब आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इनका अनुप्रयोग कैसे होता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि विराम चिन्ह का सही तरीके से उपयोग कैसे करें, क्योंकि सही तरीके से और सही स्थान पर यदि हम इसका अनुप्रयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, अभी हमने उदाहरण के द्वारा देखा कि अर्थ की अस्पष्टता रहती है और क्या कहा गया है, वाक्य से हमसे क्या वाक्य में लिखा गया है उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। अब इनका अनुप्रयोग कैसे होगा ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और एक चीज और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।